मुझे आज शादी के 8 साल बाद पता चला कि मेरे पति की 3 और बीवियां हैं और ये खुलासा सिर्फ शुरुआत थी। इस वीकेंड के बाद से ही तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं पापा कब घर आएंगे। बच्चे अरे तुम अभी तक जाग रही हो? थॉमस, ये कौन है? तुम क्या कह रही हो एलेक्स? ये क्या है? ये ईमेल, बच्चे, और वो तुम्हें पापा क्यों कह रहे हैं? ओ ये एक पागल कलीग है और उसके बच्चे हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनका बाप हूँ। तुम फालतू ही शक कर रही हो। उसने इतनी आसानी से मेरे सामने झूठ बोला, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उस रात मैं बस यही सोचती रही कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ। 8 साल से मेरा पति मुझसे झूठ बोलता रहा और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उस पहली ईमेल के बाद जैसे परतें खुलती चली गई। कभी उसके सूट की जेब में छुपा हुआ होटल का बिल, कभी उसके फोन पर अचानक दिख गया कोई सीक्रेट मैसेज, और कभी आधी रात को बाथरूम में बंद होकर की गई फुसफुसाती बातें। क्या बकवास है ये सब? सबूत। एलेक्जेंड्रा, तुम मुझे डरा रही हो। तुम क्या कह रही हो? ये सब कब से चल रहा है? ये बस एक गलती थी, कुछ बार ही हुआ बस। अब और झूठ बोलना बंद करो थॉमस। मेरा इरादा कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। तुमने मुझे हर रोज धोखा दिया है। हर उस दिन जब तुम उसके साथ समय बिताकर मेरे सामने ऐसे पेश आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ सच था था। अब कुछ नहीं बचा। असली तूफान तो तब आया जब कॉलेज की दोस्त लीसा ने एलेक्जेंड्रा को अचानक कॉफी पर बुलाया। उस आवाज में कुछ था, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला। मैं महीनों से सोच रही थी कि तुम्हें ये बात बताऊं या नहीं। क्या बात है? मैंने थॉमस को वेस्ट लेक होटल में किसी के साथ देखा था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब लग रहे थे और लोगों ने कहा है कि उनका अफेयर सालों से चल रहा है। समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें ये बात कैसे बताऊं। सालों, उस एक शब्द ने जैसे दिमाग सुन्न कर दिया। ये हफ्तों या महीनों की बात नहीं थी, ये सब तो सालों से चल रहा था। हमारी सगाई से पहले, सब कुछ शुरू होने से भी पहले। वो रात मैंने लीसा के अपार्टमेंट में बिताई, फोन पर पुरानी तस्वीरें देखते हुए। बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा, उसने इतने सालों तक मुझे कैसे धोखा दिया और आखिर क्यों? ये लो चाय। मुझे लगता है अभी इन्हें मत देखो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हर समय दिमाग में यही चल रहा है। कोई ना कोई सुराग तो जरूर रहा होगा। कुछ तो ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाई। एलेक्स, खुद को मत दोष दो। तुम्हें कैसे पता चलता? 8 साल अपनी जिंदगी के एक अजनबी के साथ बिता दिए मैंने। गलती तुम्हारी नहीं है, शर्म तो उसे आनी चाहिए। तुमने तो पूरे दिल से प्यार किया था। अब तो समझ ही नहीं आता कि उसके बिना मैं हूँ भी कौन। तो अब पता लगाने का समय आ गया है। अब मुझे एक वकील चाहिए और एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट भी। कल सब संभाल लेंगे। आज की रात बस थोड़ी राहत लो, ठीक है? जिस बात का मुझे उस समय अंदाजा तक नहीं था, वो ये कि थॉमस का सिर्फ एक नहीं, कई अफेयर थे। घर छोड़ने के 3 दिन बाद पहला सबूत मिला, जब एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मैं एलेक्जेंड्रा मर्सर से बात कर रही हूँ? हाँ, आप कौन? मैं डियन कैरोल बोल रही हूँ और हमारे बीच कुछ समानता है। मतलब? मैं भी थॉमस मर्सर की पत्नी हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं थॉमस की पत्नी हूँ। कब से? 8 साल से। मेरे साथ वो 6 साल से हैं। तुम्हारे कोई बच्चे हैं? नहीं। भगवान का शुक्र है, मेरा एक 4 साल का बेटा है। जो बातचीत इसके बाद हुई वो किसी सपने जैसी लग रही थी। 2 अजनबी औरतें एक साथ उस आदमी की सच्चाई जोड़ने की कोशिश कर रही थी जिसे वो अपना समझती थी। और तब पता चला कि उसके बिजनेस ट्रिप्स असल में बिजनेस से कोई लेना देना नहीं रखते थे। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट से पता चला। मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी रखा था। एलेक्जेंड्रा और डियन ने फोन रखने से पहले एक दूसरे से जुड़े रहने का वादा किया। थॉमस सिर्फ बेवफा नहीं था, वो एक साथ कई जिंदगियां जी रहा था। अगले कुछ हफ्तों में और भी सच सामने आए और हर खुलासा पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला था। उसके पास एक पूरा सिस्टम है, कभी किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी नहीं भूलता। हर गायब होने के लिए पहले से बहाने तैयार होते हैं। सब कुछ कैलेंडर में सेट होता है। साइकोपैथ्स को हमारी तरह पछतावा नहीं होता, उन्हें गलती का एहसास ही नहीं होता। फिर आई तीसरी पत्नी,
डेनवर की रैचल ने हमसे संपर्क किया जब डीएन ने उसे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स के जरिए ढूंढ निकाला। वो हम दोनों से उम्र में छोटी थी और थॉमस से उसकी शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे। मुझे लगा उसका शेड्यूल उसकी जॉब के हिसाब से नॉर्मल था। 3 हफ्ते घर पर, 1 हफ्ता ट्रैवलिंग। मैंने कभी शक नहीं किया। हम तीनों के बीच एक अनोखा सा जुड़ाव बन गया। थॉमस से जुड़ी अपनी अपनी जिंदगी की बातें हम एक दूसरे से बांटने लगे। हम पैटर्न तलाशते रहे, ये समझने की कोशिश करते हुए कि इतने सालों तक हमें कैसे बेवकूफ बनाया गया। हमें उसका सामना करना होगा साथ मिलकर। उसका क्या फायदा, वो फिर से झूठ ही बोलेगा। मैं उसकी आंखों में वो पल देखना चाहती हूँ जब उसे एहसास होगा कि उसका खेल अब खत्म हो गया है। एलेक्जेंड्रा उसे पूरी तरह समझ रही थी। उसके भीतर का एक हिस्सा भी वही पल चाहता था जब थॉमस का बना हुआ झूठ का मुखौटा उसके सामने टूटे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। थॉमस उस अगले हफ्ते एलेक्जेंड्रा के साथ बॉस्टन में होने वाला था, वही रेस्टोरेंट जहां वो अक्सर साथ जाते थे, दोनों का पसंदीदा। थॉमस ने तुरंत हाँ कर दी। अगले वीकेंड एलेक्जेंड्रा बॉस्टन के एक शानदार रेस्टोरेंट में 4 लोगों की टेबल पर अकेली बैठी थी। थॉमस उसके पास आया। 4 लोगों की टेबल? कोई और भी आने वाला है क्या डार्लिंग? हाँ, बस अब आते ही होंगे। अरे मुझे ये कॉल देना पड़ेगा, ऑफिस में कुछ इमरजेंसी है। 5 मिनट दोगी? जरूर। एलेक्जेंड्रा अच्छी तरह जानती थी कि कॉल किसका था और क्यों आया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। जब थॉमस वापस लौटा, डीएन और रैचल उसकी टेबल पर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे का रंग जिस तेजी से उड़ गया, एलेक्जेंड्रा को लगा वो शायद वहीं बेहोश हो जाए। थॉमस, इन सब से तुम्हारी अच्छी जान पहचान है ना? थॉमस बस चुपचाप बैठ गया। मैं सब समझा सकता हूँ। रैचल जोर से हंस पड़ी, लेकिन कोई सफाई, कोई वजह ऐसी नहीं थी जो उस झूठ को सही ठहरा सके जो वो इतने सालों से जी रहा था। मैंने तुम सबसे प्यार किया है, अपने अपने तरीके से। तुम्हारे जैसे इंसान को कैद कर देना चाहिए। तुम जैसे लोग प्यार का मतलब क्या जाने। मैं बच्चों से क्या कहूँ कि उनके पिता की 3 और फैमिलियां हैं। इसकी कीमत तुम चुकाओगे थॉमस, चाहे जैसे भी हो। अरे रुको, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। पत्नियां उसे वहीं छोड़कर चली गईं। तीनों एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गईं, जबकि वो पीछे से उन्हें पुकारता रहा। अब क्या? अब नई शुरुआत करनी है। आने वाले हफ्तों में और भी चौंकाने वाले राज सामने आए। जॉइंट अकाउंट्स जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, अलग अलग नामों पर लिए गए क्रेडिट कार्ड्स और आखिरकार ऑस्टिन में एक चौथी पत्नी का सबूत। मेरी जिंदगी के 8 साल और हमारे जुड़वा बच्चे भी हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुम अकेली नहीं हो। 4 औरतें, 3 बच्चे, कई प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स और अलग अलग पहचाने। थॉमस ने इतने सालों तक ये जाल कैसे बुन लिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। घिन आ रही है मुझे, जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट हो। अब बहुत हो गया, मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगी। ये सब कानून के खिलाफ है। इस पूरे हंगामे के बीच मुझे थॉमस का एक मैसेज आया। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, हमारे बीच जो था वो सच था। मैंने वो मैसेज बाकी लोगों को दिखाया और हैरानी की बात ये थी कि हर किसी को कुछ ऐसा ही मैसेज मिला था। इस हालात में भी वो हमें इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। 1 हफ्ते बाद शिकागो के एक लोकल रिपोर्टर ने डीएन से इंटरव्यू के लिए संपर्क किया। थोड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है सब कुछ सबके सामने लाने का। लेकिन एक सवाल अब भी मुझे अंदर से खाए जा रहा था। कौन से इशारे मैंने नजरअंदाज कर दिए? अलग होना के 1 साल बाद मुझे नेब्रास्का की एक करेक्शनल फैसिलिटी से एक चिट्ठी मिली। मैंने वाकई तुमसे प्यार किया था, खास तौर पर तुमसे। अलग होना के 2 साल बाद मैंने धीरे धीरे फिर से किसी को जानने की कोशिश शुरू की। उसका नाम मार्क था। मार्क मेरी कहानी पहले से जानता था, हमारी पहली मुलाकात से भी पहले। क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करता, किसी ऐसे इंसान को डेट करना जिसकी जिंदगी सबके सामने खुल चुकी है? सबसे तकलीफदेह बात यह है कि वो इस सब से बच भी सकता था। 3 साल बाद मैं डॉक्टर रेनॉल्ड्स के ऑफिस में अपनी आखिरी थेरेपी सेशन के लिए बैठी थी। अब क्या तुम्हें फिर से किसी पर भरोसा होता है? वैसा नहीं रहा, लेकिन हाँ, मैं अब भी भरोसा करती हूँ। ये तो अच्छी बात है। कभी उसका ख्याल आता है तुम्हें? अब पहले से बहुत कम सोचती हूँ उसके बारे में। अच्छा है। कभी कभी सबसे बड़े झटके ही हमें किसी और ताकतवर चीज के लिए रास्ता देते हैं।